स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल धनगर केमिस्ट्री क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जीवों में जनन। क्या होता है जीवों में जनन? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही होगा कि जीवों में जनन क्या होता है, कैसे होता है, तो किस तरह से होता है। पर आपने आपके आसपास के पर्यावरण में आपने देखा होगा कि कुछ लिविंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आप प्लांट हैं, एनिमल्स है, सभी तरह के पौधे हैं, उनकी कई सारी जातियों को देखा होगा, कई सारी स्पीशीज़ को देखा होगा। तो वो कैसे सर्वाइव करती है, उनमें जनन कैसे होता है, उनकी कैसे ग्रोथ होती है, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि सजीव और कुछ निर्जीव प्राणी अपने आसपास देखे हुए होंगे। अब अपन निर्जीव की बात करें तो जैसे पेन है, टेबल है, इनकी संख्या को आपने कभी बढ़ते हुए नहीं देखा होगा। कभी बढ़ते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। लेकिन सजीव, पादप, जंतु, इनकी आपने कई सारे बेबीज़ को देखा होगा। प्लांट के कई सारे स्पीशीज़ को देखा होगा, कई सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, ग्रो करते हुए देखे होंगे। तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ये जनन के द्वारा ग्रो करते हैं। ये अपनी स्पीशीज़ को कैसे बढ़ाते हैं? एनिमल्स में देखा होगा कई बेबीज़, उनके बेबीज़ को देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी निर्जीव के उनको देखा है कि इनकी संख्या को कभी बढ़ते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है। इसलिए नहीं देखा है क्योंकि निर्जीव कभी भी प्रजनन की क्रिया या जनन की क्रिया नहीं करते हैं। जो सजीव होते हैं, जिनमें पादप है, जंतु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, उन्हीं की वृद्धि होती है। जो सजीव है उन्हीं की वृद्धि होती है। जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है, इनका किसी भी तरह से जनन की क्रिया होती है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या वो असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन भी हो सकता है और लैंगिक जनन भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी संख्या को क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो ये तो हो गई अपने सजीव और निर्जीव की बात, कि सजीव की आपने देखा होगा। इस तरह से आपने प्लांट की कई सारी स्पीशीज़ को देखा होगा, उनकी वेराइटीज़ को देखा होगा। जंतुओं में भी कई सारी स्पीशीज़ को देखा होगा, उनकी कई सारी जातियों को देखा होगा, उनकी कम्युनिटी को देखा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, सजीव अपने प्रजनन को क्यों करते हैं? तो ये कारण है इसका, यही हम पढ़ने वाले हैं अब। उसके पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। जीवन अवधि। क्या होती है जीवन अवधि? जीवन अवधि का सीधा सिंपल सा अर्थ है कि जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र है, जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र है वो क्या है? जीवन अवधि है। इस पृथ्वी पे अगर किसी भी एनिमल्स ने, पौधे ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। और सबका एक लाइफ टाइम चलता है। जैसे मनुष्य की मिनिमम औसतन आप मान सकते हो कि 70 वर्ष वो जीवित रहता है मनुष्य। नॉर्मल सी बात है, औसतन बोल रही हूँ मैं, औसत। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जीवन अवधि, जिसमें वो जन्म लेके उसकी पूरी लाइफ साइकिल को जी के वो मृत्यु तक पहुँचता है, वो उसकी क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है, लाइफ स्पेन कहलाता है। ठीक है। तो ये जो स्पेन है, लाइफ स्पेन, सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। मनुष्य की 70 वर्ष है, देखा जाए तो मनुष्य की 120 भी मानी जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ जो मैक्सिमम 100 में से एक ऐसा होता है जो 102 साल या 103 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि औसतन जितने भी होते हैं उनमें अधिकतर जो सर्वाइव कर सकते हैं वो 65 से 70 तक ही सर्वाइव कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। तो ये मनुष्य की है। इस तरह से हाथी की है 62 ईयर्स, इसकी 62 ईयर्स वर्ष तक ये जीवित रहता है। उस तरह से मे फ्लाई है, मे फ्लाई है, ये 1 डेज के लिए
1 डेज के लिए ओनली जीवित रहती है, 1 डे बस ओनली। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे तोता है, पैरोट, इसका जीवन काल 140 वर्ष तक होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि हाथी का 62 वर्ष और तोते का 140, तो कोई इशू नहीं है। हाइट या फिर उसकी बॉडी शेप के अब डिपेंड नहीं करता है उसका कि उसका कितने साल तक वो जीवित रहेगा और कितने साल तक उसको, क्योंकि ये तोते की साइज़ इससे काफ़ी छोटी होती है, फिर भी वो 140 वर्ष तक जीवित रहता है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि लाइफ स्पेन में वो जो जीवन अवधि होती है वो जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र है वो पूरा कंप्लीट चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइफ स्पेन यही है, बता रहे हैं कि ना अलग अलग एनिमल्स के बारे में इसमें बताना है। जीवन अवधि, ये तो बात हो गई अपनी इसके बारे में। फिर अपन बात करते हैं आगे। आपने देखा होगा कि कई सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो प्रजनन की जो क्रिया होती है, प्रजनन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन के लिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन 2 क्रियाओं में संपन्न होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको, पर उसके पहले आप ये देखो कि जो अलैंगिक जनन है, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन की जो क्रिया होती है वो एक तो बाह्य अवस्थाओं में भी होती है और एक आंतरिक भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो कई सारे एनिमल्स होते हैं जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, उनमें बाह्य अवस्थाओं में, मतलब उनमें जो एग्स, जो शुक्राणु और अंडाणु को वो क्या करते हैं, बाहर अपनी बॉडी से बाहरी परिस्थिति में डाल देते हैं, वहाँ पे उनकी मेटिंग होती है और वो प्रजनन की क्रिया वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। किसी की बॉडी में वो इंटरनल होता है, आंतरिक, तो वो बॉडी के अंदर होता है। तो जो प्रजनन की क्रिया होती है वो दोनों तरह से संपन्न होती है। कुछ जीवों में बाह्य परिस्थिति में होती है और कुछ जीवों में इंटरनल फीचर्स के रूप में होती है। अब हम बात करें यहाँ पे जो बाह्य होती है, आपने देखा होगा शीत रुधिर ग्राही जंतु, कोल्ड ब्लडर, वो एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे ही एनवायरमेंटल को चेंज होता है उसको सहन नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, शीत रुधिरग्राही यानी जो कि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। उन जीवों में भी क्या होता है, बाह्य परिस्थितियों में ही वो क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। आपने देखा होगा छिपकली है, मेंढक है, इनको जब इनका अनुकूल जो टाइम आता है उस समय ये प्रजनन करते हैं, उसके अलावा ये प्रजनन नहीं करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इनका बॉडी का असमतापी भी इनको कहा जाता है। तो ये अपन बात कर रहे हैं प्रजनन के बारे में, किस तरह के एनिमल्स किस तरह का प्रजनन कंप्लीट करते हैं और कुछ एनिमल्स बाह्य करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इंटरनल करते हैं और कुछ एक्सटर्नल करते हैं। यहाँ पे तो बात हो गई अलैंगिक जनन की। अब लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं अब अलैंगिक जनन क्या होता है। उसके पहले आप इस टॉपिक को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रजनन की जो क्रिया होती है वो प्रजनन की जो क्रिया होती है, जीव अपनी ही जाति को बनाए रखने के लिए, उनका अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़ता रहे। ये सभी जीवों में देखा जाता है और आप सबने देख भी रखा है, नॉर्मली देख रखा है। तो वो प्रजनन की क्रिया कंप्लीट करते हैं ताकि उनका इस पृथ्वी पे क्या बना रहे, एक अस्तित्व बना रहे हमेशा के लिए, उनकी स्पीशीज़ कभी ख़त्म ना हो और उनका इस पृथ्वी पे क्या बना रहे, एक अस्तित्व बना रहे। इसीलिए वो प्रजनन की क्रिया संपन्न करते हैं। अब जब यहाँ प्रजनन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उनके जो आनुवंशिक लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से आपने देखा हो कि मनुष्य के अंदर प्रजनन की क्रिया इंटरनल होती है, लेकिन अपने मनुष्य के अंदर जो उसमें अर्धसूत्री विभाजन की वजह से मेल और फीमेल दोनों के लक्षण होने की वजह से हम सेम टू सेम उनकी जैसे नहीं होते। लेकिन अगर अपन बात करें अलैंगिक जनन की, तो यहाँ जो बनने वाली ऑफ स्प्रिंग होती है, उनकी जो संतानें होती है, उनके अंदर जो बनने वाले जो संतति है उनकी, वो सेम टू सेम कैसी होती है, उनके पेरेंट्स जैसी होती है।
तो उन्हें अपन क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो उनको बनने वाली संतति को क्या कहा जाता है, क्लोन। और उनके एक, अगर अपन एक की बात करें तो उनको रेमेट कहा जाता है। उनके एक सदस्य की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है, रेमेट कहा जाता है। तो जो क्लोन होता है वो सेम टू सेम जेनेटिकल और बॉडी के बाहरी शेप की द्वारा भी अपन उसको देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम क्लोन दिखता है। लेकिन ये सिर्फ किस में होता है, सिर्फ अलैंगिक जनन में होता है। लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। लैंगिक जनन में जो बनने वाली जो संतानें होती है या उनकी जो संतति होती है वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंस होती है, कुछ अलग होती है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी है। अब अपन इसमें सबसे पहले अलैंगिक जनन की अपन बात करते हैं। अलैंगिक जनन की अपन बात करते हैं। नाम से ही देखो, लिंग, मतलब एब्सेंट है, क्या, लिंग मतलब एक ही जनक के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा क्या बनाना, उनमें नई संतति बनाना या उनके बेबीज बनाना। एक ही जनक के द्वारा संतति उत्पन्न करना। वो किस तरह से होगा, वो प्रोसेस अपन देखेंगे। बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, मुकुलन के द्वारा हो सकता है, बीजाणु जनन के द्वारा हो सकता है और पुनरुद्गमन के द्वारा हो सकता है। लेकिन उसके पहले अपन बात कर लेते हैं अलैंगिक, क्योंकि इसमें एक लिंग का मतलब होता है दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, दो जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने देखा हो कि यहाँ पे पहले ही लगा हुआ है यानी अलैंगिक जनन, मतलब इसमें एक एब्सेंट होते हैं, एक ही जनक की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की अपने को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये बॉडी के किसी भी थ्रू हो सकता है। बॉडी के किसी भी, इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, ना ही इसमें युग्मक बनते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो फिर इनमें जनन कैसे होता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, इनमें जनन कैसे होता है, तो अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक का निर्माण नहीं होता है और ना ही इनमें कोई सेक्स ऑर्गन या फिर कोई लिंग ऑर्गन नहीं होते हैं। तो इनमें ऑर्गन्स भी, लिंग ऑर्गन भी नहीं होते इनके अंदर। तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं अलैंगिक जनन में। नाम से आपको जैसे पता चल गया है, तो अपन यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अब यहाँ पे एक यूनि पेरेंट्स के द्वारा भी ये कंप्लीट किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करते हैं अभी इसके अलैंगिक जनन की। आप साथ में इसमें ये भी देख लो, लैंगिक जनन को भी समझ लो। लैंगिक जनन में टू पेरेंट्स यानी दो जनक की क्या होती है, अपने को आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। दो पेरेंट्स की अपने को आवश्यकता होती है। उनके शुक्राणु वो अंडाणु को मिलाने पर क्या बनता है, क्रॉस करके क्या बनता है, युग्मनज। अब ये युग्मनज बनता है, शुक्राणु अंडाणु कहाँ मिलेंगे, बाहरी परिस्थितियों में मिल सकते हैं, एक्सटर्नल भी मिल सकते हैं, इंटरनल भी मिल सकते हैं, दोनों तरह से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है उनकी होल बॉडी, मतलब उस पर डिपेंड करता है। जब जनन की जो क्रिया होती है वो दो तरह से डिपेंड करती है, एक तो उनकी हैबिटेट पे और एक करती है उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, किसके, ऑर्गेनिज्म के या जीवों के। क्योंकि जब तक ये क्रिया नहीं होगी, हैबिटेट भी कैसा होगा तब उनका जनन की क्रिया संपन्न होती है, या फिर उनका जो इंटरनल जो फिजियोलॉजी है वो कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये दोनों क्रियाओं की, इन दोनों की वजह से तब तक जनन की क्रिया क्या नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है। लैंगिक जनन करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है और शुक्राणु अंडाणु का बनकर युग्मनज बनता है और नई संतति का क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन को पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले इसके कई सारे स्टेप में निकल जाना पड़ेगा। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन
विखंडन। ये सही कई सारे स्टेप्स है। अलिंगिक जनन लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में कंप्लीट होता है। लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में जैसे अपन बोल सकते हैं प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ के सदस्य, पोरीफेरा, हाइड्रा और हाइड्रा है, प्लेनेरिया है और सिलिंट्रेटा। इनके कुछ सदस्यों में अलिंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो अलिंगिक जनन के अंदर प्रोटोजोन्स और पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा और निडेरियंस है, एनेलिडा है, कुछ ऐसे क्लासें हैं उनके अंदर जो कुछ एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है अलिंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब अपन बात करते हैं अलिंगिक जनन को करने के लिए उनमें विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, भ्रूणध्वन, कायिक जनन और खंडन की इन विधियों के द्वारा गुजरना पड़ता है, तब जाके उनमें ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है या संतति का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि अलिंगिक जनन के अंदर उनमें लिंग ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है, उनकी होल बॉडी के द्वारा या किसी भी तरीके के द्वारा उनमें आगे जाकर के क्या बनती है, संतति बनती है, और वो काफ़ी संख्या में भी हो सकती है, क्योंकि ये सब जो अलिंगिक जनन होता है वो अधिकतर लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में होता है, या फिर जो अपन बोल सकते हैं कि जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनके अंदर ये अलिंगिक जनन की क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अलिंगिक जनन में विखंडन। क्या होता है विखंडन? अब विखंडन के बारे में बात करें तो विखंडन है मतलब उसके नाम से ही उसका पता चल रहा है कि खंडन मतलब उसको टुकड़ों में टूटना। वो कितने भी भागों में टुकड़ों में टूट सकता है। आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल्स को टुकड़ों में टूट करके क्या ऐसा होता है, अपने साथ ऐसा होता है कि टुकड़ों में टूट के नया ह्यूमंस बन जाता है? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि अपन क्या है, एक कशेरुकी है, कोडेट्स हैं, और अपने में ऐसा नहीं होता है क्योंकि अपन लोअर कैटेगरी के अंदर नहीं आते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है कि लिंग ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी टूट करके, कुछ उनकी बॉडी का हर एक पार्ट टूट करके नया जीव बना लेता है। तो उसमें सबसे पहला है विखंडन। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, जो प्रोटोजोआ का एक सदस्य है अमीबा, वो अमर होता है। क्या अपन अमर हो सकते हैं क्या? नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं हो सकते अमर। तो ये जो अमीबा है वो अमर हो सकता है। कुछ अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी जो अनियमित आकृति होती है, ये इसके कूटपाद होते हैं। अनियमित इसको जीवित जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आज तक कोई स्टेबल संरचना नहीं आई है। ये कीचड़ में होता है, इसकी कोई स्टेबल संरचना नहीं है अभी तक। तो ये सूडोपोडिया के द्वारा ही गमन करता है। इसकी गमन करने के लिए या चलन जो अंग होते हैं वो इसके हैं। ये इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी भाग का टूट करके, कितने भी भागों में टूट करके ये नया अमीबा क्या बना लेता है, तो इसके सारे भाग से टूट करके क्या बना लेते हैं, नया अमीबा बना लेते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर ये जनन होता है। लेकिन ये मरता कभी भी नहीं है। क्यों इसको अमर कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना, हाँ, ये वो अलग बात है कि अगर आप पेस्टिसाइड्स वगैरह छिटकोगे तो उससे तो फिर वहाँ के जितने भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई रीज़न है और जो नेचुरल इससे हो रहा है, एनवायरमेंटल में हो रहा है या प्राकृतिक स्थितियों में हो रहा है, तो फिर आप नहीं कह सकते यहाँ पे कि ये अमीबा कभी मरता भी है, क्योंकि ये आगे जा कर के इसका हर एक पार्ट आगे जा कर के एक नया अमीबा तैयार कर लेता है और इसकी संख्या को बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन विखंडन के बारे में, कि जब विखंडन की जो क्रिया होती है, किसी भी तल से इसको काट सकते हैं, और जब ये किसी भी भाग से कटकर उसका हर एक पार्ट नया अमीबा क्या बना लेता है, नया अमीबा तैयार कर लेता है, तो इनको क्या कहा जाता है, पुत्री अमीबा। ठीक है, तो ये हो गई अपने अमीबा की विखंडन की बात। अब अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम में जो क्वेश्चंस पुटअप होता है वो यहाँ से सीधा सीधा होता है। आपकी कोई थ्योरी पूछी नहीं जाती है, सीधा सीधा होता है कि विखंडन की क्रिया किन एनिमल्स में, किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो सीधा है अमीबा के अंदर होती है विखंडन,
अब विखंडन को भी दो भागों में बांटा गया है। विखंडन को भी दो भागों में बांटा गया है, द्विविभाजन, द्विविखंडन और बहुखंडन, बहुविखंडन। पहले पढ़ते हैं अपन द्विखंडन, द्विविखंडन। आप देखो हर एक चीज़ को बायो के अंदर इतना टफ नहीं है कोई भी चीज़। द्वि का मतलब होता है दो, टू, मतलब किसी भी जीव का या किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट्स में डिवाइड होना। अब यहाँ मैं वापस आपका सामने एग्जांपल लेती हूँ। द्विखंडन में अमीबा, अमीबा को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ये आपके पास अमीबा है, तो इसका हर एक पार्ट नया अमीबा तैयार कर लेगा। इनको अपन क्या बोलेंगे? पुत्री अमीबा। विखंडन ही है, विखंडन को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन के अंदर अमीबा को अपन ने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे उदाहरण के रूप में। द्विखंडन में दो पार्ट्स में ओनली टू पार्ट्स में एक निश्चित तल से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो भी कैसा करना है अपने को? निश्चित तल से। निश्चित तल से उसको डिवाइड करना है पर्टिकुलर एरिया से, और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको दो पार्ट्स में तो उसका हर एक पार्ट एक नया अमीबा तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे जो इनकी संख्या होती है वो क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब अपन एक अमीबा से दो अमीबा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इन अमीबा में वापस डिवाइडेशन होगा, और इस तरह से अपने पास कई सारे अमीबा क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ये इस तरह से अपने पास कई सारे अमीबा तैयार हो जाएंगे। तो ये हो गई अपने अमीबा की बात। आगे पढ़ते हैं अपन। द्विखंडन के बाद है अपना सेकंड बहुखंडन। स्पंज का नाम सुना है आपने? अमीबा में भी होता है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार वही एग्जांपल आपको रिपीट करी, पर अमीबा में बहुखंडन, द्विखंडन और अनियमित विभाजन सभी तीनों तरह का इसके अंदर विखंडन पाया जाता है। क्योंकि अपन इसकी जो बॉडी होती है वो किसी भी अनियमित आकृति की होती है, तो किसी भी भाग से उसको काट करके उसका हर एक पार्ट नया अमीबा क्या कर सकता है? तैयार कर सकता है यहाँ पे। तो हर एक पार्ट नया अमीबा बना सकता है यहाँ पे। और अमीबा जब तैयार हो जाएगा तो इसकी ये अपनी संख्या को बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं अपन, स्पंज के अंदर होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे विखंडन के बाद मुकुलन। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग सबसे पहले बताते हैं। हाइड्रा में सब देखा जाता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। हाइड्रा में आपने देखा होगा इसके अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, छोटा सा बेबी जैसा आउटग्रोथ होती है इसके साइड में। आउटग्रोथ या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मुकुल, बर्ड, छोटी सी बर्ड निकलती है मुकुल। तो ये क्या करती है? जब ये सर्वाइव करता है तो इसकी ये पैतृक हाइड्रा, और ये होता है पैतृक हाइड्रे की उसकी बॉडी पे साइड में एक आउटग्रोथ लगी होती है। क्या अपने साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये लोअर कैटेगरी के एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन। इसमें क्या होता है? आगे जा कर के ये आउटग्रोथ थोड़ी बड़ी होने लग जाती है,
और कुछ समय बाद ये अपने पैतृक हाइड्रा से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और स्वयं सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हो गए अपने पास ये हो गई संतति पुत्री हाइड्रा। मुकुलन की जो क्रिया होती है वो हाइड्रा के अंदर भी मुकुलन क्रिया कंप्लीट होती है। तो हाइड्रा के अंदर जो साइड में आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ यहाँ से क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होना स्टार्ट होती है। और जब ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो यहाँ से टूट करके ये क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और सेपरेट होने के बाद फ्री हो जाती है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाती है। तो ये मुकुलन है। मुकुलन के अंदर पैतृक हाइड्रा से अपन ने क्या बना लिया, पुत्री हाइड्रा बना लिया। तो इनकी बॉडी के किसी भी पार्ट के द्वारा नए पुत्री हाइड्रा तैयार किया जा सकता है। इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका अलैंगिक जनन के अंदर आपने मुकुलन सेकंड इसका पार्ट पढ़ा है। तो ये मुकुलन की बात हो गई यहाँ पे। इसके अंदर अब अपन इसी के अंदर मुकुलन दो टाइप से होता है। एक होता है बहिजात और एक होता है अंतर्जात। अब ये क्या है भी, तो एक सीधा सिंपल है कि बहिजात का उदाहरण तो अपने पास सामने दिख रहा है आपके पास हाइड्रा। लेकिन अंतर्जात मुकुलन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अंतर्जात जो मुकुलन है इंटरनल, तो आपने स्पंज का नाम सुना होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन। अंतर्जात अंतर्जात मुकुलन स्पंज के अंदर होता है। स्पंज के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा स्पंज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये क्या करती है, इनके अंदर एक जेम्यूल का प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक जेम्यूल का निर्माण होता है। ये किसी जगह पे क्या होती है, स्ट्रेचेबल रहती है और चिपकी हुई अवस्था में रहती है। अब अगर इसको एक साइड से काट दिया जाए तो ये इस तरह से दिखेगी। जब इनमें प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और आप सोच रहे होंगे प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है, कि कभी कभी क्या होता है कि जो इनको एनवायरमेंटल चाहिए या जो भी पानी वगैरह जो भी इनको आवाज़ चाहिए वो नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसे कुछ रीज़न होते हैं। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि अपने आप ना मरे, इस वजह से क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर एक छोटी सी जेम्यूल का निर्माण करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति में इनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट में बाकी सब ये जीवित रहता है, तो इसको बोलते हैं जेम्यूल। बॉडी के किसी पार्ट के अंदर ये क्या करते हैं, जेम्यूल का निर्माण करते हैं। और इसके बाहर की एनसीईआरटी की बुक में आपने इस तरह से देखा होगा, इसके आसपास ऐसे कांटे जैसी संरचना होती है। तो वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, या फिर वो सिलिका के SiO2 यानी सिलिका के बने हुए होते हैं। कड़क होते हैं, टाइट होते हैं, ताकि ये इनको जो सिलिका होती है या सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट की जो छोटी छोटी कंटिकाएँ होती है वो क्या करती है, इनको सर्वाइव करने के लिए मजबूत करती है, ताकि इन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये अपनी बॉडी के अंदर जेम्यूल का निर्माण करते हैं। पर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति आएगी, या फिर इनके अकॉर्डिंग जब एनवायरमेंटल हो जाएगा या पर्यावरण हो जाएगा, ये बाहर निकल के एक नए स्पंज का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पे ये बेबीज यानी पुत्री स्पंज का निर्माण कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे स्पंज कि, तो स्पंज जो होती है वो एक कोशिकीय जीवी है, सेल्स ही होती है, इनमें टिश्यू का निर्माण नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्पंज जो आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही जो समुद्र के अंदर प्रेजेंट होती है। नॉर्मल वाटर में आप इनको नहीं दे सकते, या रिवर का जो वाटर है या कुएं का जो इन वाटर में आप इनको नहीं दे सकते। समुद्र का जो पानी होता है उन्हीं के अंदर इनको अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये वहीं पाई जाती है। और ये यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर के अंदर इनकी जो कोशिकाएं होती है, अगर इनको अपन ये इतनी वो होती है कि अगर इनको अपन एक बार इनको जोर से फेंक दिया जाए तो इनकी सारी सेल्स बिखर जाती है, और अगर फिर वापस सेल्स सारी एक साथ इकट्ठी भी हो जाती है। ये इनकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, ना टिश्यू से, मतलब कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। उत्तक इनमें नहीं बनते हैं, तो ये इनकी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये हो गई अपना अंतर्जात मुकुलन। बहिजात मुकुलन का मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया था। बहिजात मुकुलन में मैंने बताया था आपको
मुकुलन के अंदर हाइड्रा के अंदर जो आपने देखा हुआ कि हाइड्रा से अपन एक हाइड्रा से अपन कई सारे हाइड्रा तैयार कर सकते हैं। अपन बात करते हैं इसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड पुन विखंडन कंप्लीट हो गया है अपना, मुकुलन कंप्लीट हो गया है। अब पुनरुद्ध भवन की बात करते हैं अपन। पुनरुद्ध भवन, अब मैं आपको छोटा सा बहुत इजी वे में आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपने सबने घरों में देखा होगा। लेजार्ड देखिए अपने घर में, हाउस लेजार्ड, छिपकली की बात कर रही हूँ मैं, उसको देखा होगा आपने। तो आपने देखा होगा कि छिपकली की जो छोटी सी, कभी कभी क्या होता है, बहुत डरावनी सी होती है छिपकली की टेल, आपने कटी हुई देखी होगी। तो ये तो कुछ समय बाद ये टेल तो क्या करती है कि वहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन कुछ समय बाद जो छिपकली की जो वापस की जो पीछे की जो टेल है वो वापस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्रिया क्या है, पुनरुद्ध भवन है। इसका मतलब ये होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट अलग हो जाता है या कोई अंग को वापस प्राप्त करना क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। इसको अपन दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो किसी भी कटे हुए पार्ट का वापस प्राप्त करना क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने ये रेप्टिलिया का है, इसको एग्जाम्पल नहीं देना है, लेकिन आपने नॉर्मल वे में अपने घरों में सबने देखा होगा इसको। तो यहाँ पे जो बात करें इसकी छिपकली की, तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो उसकी बात करते हैं अपन, पुनरुद्ध भवन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्ट टूट करके अलग हो जाता है और हर एक पार्ट क्या बना लेता है, नया जीव बना लेता है। तो इसके अंदर जो उदाहरण है वो है अपना सबसे पहले हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी होता है। आप सोच रहे होंगे मैम ने वापस वही उदाहरण दे दिया। तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन की क्रिया भी होती है और उसके अंदर पुनरुद्ध भवन भी होता है, और एक होता है प्लेनेरिया। अब जो प्लेन एरिया है इसके अंदर क्या होता है, ये प्लेन एरिया है। इसकी बॉडी को अगर किसी भी भाग से काट दिया जाए, तो इसका हर एक पार्ट इसकी बॉडी को इस तरह से काट दिया अपन ने, ये इसकी बॉडी को अपन ने पूरा काट दिया है, ये पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने। इसका हर एक पार्ट नया प्लेन एरिया तैयार कर लेगा। उसकी टेल वाले पार्ट से भी अपन को प्लेन एरिया तैयार हो जाएगा। अपने उसकी बॉडी की हर एक पार्ट को काट करके एक नया प्लेन एरिया क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो इस तरह से एक प्लेन एरिया से अपन कई सारे प्लेन एरिया तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लेन एरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो पुनरुद्ध भवन का मतलब है किसी भी पार्ट का कट जाना, उसको दोबारा प्राप्त करना, उसी अंग को दोबारा प्राप्त करना। छिपकली में ये क्षमता सिर्फ उसकी टेल में ही प्रेजेंट होती है, उसके और किसी भी अंग में नहीं होती है। माउथ कट के उसके पूरी बॉडी को बना नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी टेल को वापस लाया जा सकता है। वो रेप्टिलिया संघ का एनिमल है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ इतनी ही पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। लेकिन हाइड्रा जो होता है वो सिलेंटेट्रा संघ का है, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो इसी वापस इसकी होल बॉडी के द्वारा, उसके माउथ पार्ट के द्वारा उसका पूरी बॉडी तैयार की जा सकती है, उसके बॉडी पार्ट के द्वारा भी पूरी बॉडी तैयार की जा सकती है, और उसके टेल वाले पार्ट से भी अपन पूरी बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना पुनरुद्ध भवन का एक एग्जाम्पल हाइड्रा के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अपन खंडन। अब देखो, विखंडन, खंडन, बहुखंडन, कंफ्यूज नहीं होना है। खंडन में भी वही पार्ट है कि हर एक पार्ट टूट करके एक नया जीव बना लेता है। आपने हरे शैवाल देखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे शैवाल क्या है यहाँ पे, तो बात करते हैं। नदी तालाबों में तो आप गए होंगे।
वहाँ पे बिल्कुल आपने देखा होगा फिसलन वाली जगह को देखा होगा। फिसलन वाली जो जगह होती है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, वहाँ पे अपन फिसल जाते हैं। वो क्या है? हरी शैवाल है, क्लोरोफाइसी। जो आपने देखा होगा कि हरी शैवाल को अपन नॉर्मल वाटर में देख सकते हैं, यानी नदी तालाबों का जहाँ पे कंटिन्यू पानी का बहाव है वहाँ पे अपन हरी शैवाल को देख सकते हैं। स्पायरोगायरा इसके अंदर, स्पायरोगायरा नॉर्मल वाटर में नहीं मिलती है, समुद्र के अंदर पाई जाती है। तो स्पायरोगायरा होती है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी बॉडी जो होती है वो पूरी शैवाल के अंदर उसका रूट, उसकी स्टेम, उसकी लीफ डिवाइड नहीं होती है। आपने इस क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो शैवाल जो होती है वो नॉट किसी भी, उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक जाल के रूप में होती है। वो पूरी बॉडी उनकी एक होल होती है, ना कोई लीफ, ना रूट, ना किसी स्टेम में डिवाइड नहीं होती है शैवाल के अंदर। तो आपने नॉर्मल वाटर के अंदर जो ग्रीन कलर की जो काई देखी है, जिसको नॉर्मल वे में अपन काई भी बोलते हैं, काई को देखा होगा, तो वो नॉर्मल वाटर में होती है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल हरी कलर की फिसलन जैसी होती है, आपने कभी स्टेम वगैरह कुछ देखा है? नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या होता है कि स्पायरोगायरा की पूरी बॉडी के अंदर किसी भाग सब पूरे पार्ट्स के टूट जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसका हर एक पार्ट नया स्पायरोगायरा बनाता है, नया स्पायरोगायरा तैयार करता है। तो आपने समझ रहे हो इस बात को कि खंडन में भी वही बात है, लेकिन हरे शैवाल और स्पायरोगायरा के अंदर जो क्लोरोफाइसी शैवाल होती है, तो ये जो होती है इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण समझ रहे हो तो आपने देखा ग्रीन प्लांट के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की द्वारा फिर इसका हर एक पार्ट नया स्पायरोगायरा क्या बना लेता है? कंप्लीट कर लेता है। तो आज अपन इसके बारे में कंप्लीट किया है अपन ने इसके बारे में। अब आता है 5 नंबर पे बीजाणु जनन। ये नॉर्मल है। कुछ जीवों के अंदर क्या होते हैं? स्पोर का निर्माण होता है। हालांकि ये युग्मक ही है, लेकिन कुछ जीवों में, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है? स्पोर का निर्माण होता है, और वो स्पोर वहाँ से गिर करके एक नए प्लांट्स का क्या करते हैं? निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बीजाणु जनन होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बाहर की साइड पे रहते हैं। तो ये कुछ जीवों के अंदर होता है। अब अपन यहाँ बात करते हैं ईस्ट। इस तरह से इनमें बीजाणु का निर्माण होता है। ये गिर जाते हैं वहाँ से, और ये गिर करके एक नए जीव का क्या करते हैं? वहाँ से नए निर्माण करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो इस बीजाणु होते हैं छोटे छोटे, हवा के माध्यम से किसी भी तरह से यहाँ से गिर जाते हैं, और फिर वहाँ जा करके वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ओके, तो आज अपना ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। लैंगिक जनन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।